जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम जो आपका आज 19 अप्रैल को हुआ था, इसके सभी शिफ्टों का एनालिसिस। क्या देखेंगे? 19 अप्रैल को इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम का एनालिसिस, जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके जीएस जीके और साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं। किसके साथी? जीएस जीके और साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे और इन सभी प्रश्नों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इन क्वेश्चनों से और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है साथी, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस जब हम लाएंगे तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 19 अप्रैल की सभी शिफ्टों की एग्जाम का एनालिसिस। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी और ना ही कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी इस जिंदगी का सफर जारी है। क्या कह रहा है साथी? ना थके हैं कभी पैर और ना ही कभी हिम्मत हारी है। हौसला है इस जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी जिंदगी का सफर जारी है। इसलिए आपको थक कर हार कर नहीं बैठना है साथी। आपसे निवेदन है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए और सफलता तो एक ना एक दिन आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, माता पिता का सपना पूरा करना है तो सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी, परंतु आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। ठीक है, जिस प्रकार मांझी ने आपका पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था, वो कभी नहीं थका था, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे कटेगा। लेकिन आप उसी तरह से, परीक्षा आपके लिए पहाड़ की तरह है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्त। कभी परे परे आराम से नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज आपसे पूछा था साथी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ध्वनि गति नहीं करती है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आपकी वॉइस यानी कि ध्वनि गति नहीं करती है? तो आप लोग याद रखेंगे, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। कहां पर साथी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ध्वनि जो है ये आपकी निर्वात में गति नहीं करती है। कहां पर नहीं करती है सर? निर्वात में नहीं करती है। इसके अलावा सर पूछेगा कि ध्वनि की सर्वाधिक गति कहां पर होती है? क्या पूछेगा? आज पूछा है कि कहां पर गति नहीं करती है, हो सकता है कल पूछ ले आपसे कि ध्वनि की सर्वाधिक गति कहां पर होती है। तो याद रखेंगे, ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस में होती है। कहां पर? ठोस में होती है। ध्वनि सबसे ज्यादा गति अगर कहीं करती है तो वो ठोस पदार्थों में करती है, जबकि सबसे कम गति कहां पर करेगी? तो गैसीय पदार्थों में। कैसे? गैसीय पदार्थों में ध्वनि सबसे कम गति करती है। और निर्वात क्या है? जैसे आप अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं, जो आपके वो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। वो लोग क्या करते हैं? केवल इशारों में बात करते हैं। इसीलिए जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक है, और जबकि बात करें सर्वाधिक कहां पर करती है, तो ठोस में और सबसे कम गैस में। बात की जाए हवा में, क्वेश्चन पूछ लेता है ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है, तो हवा में अक्सर ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 330 मीटर पर सेकंड। कितना साथी? 330 मीटर पर सेकंड ध्वनि का हवा में वेग होता है। इसके अलावा ध्वनि में ठोस में अभी हमने आपको बताया कि सर्वाधिक होता है, तो जो स्टील होता है ध्वनि में, जो ठोसों में स्टील होता है, इसमें ध्वनि का वेग आपका 5920 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है साथी? 5920 मीटर पर सेकंड आपका स्टील का वेग होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो हवा में ध्वनि की बात की जाए तो नॉर्मली यही माना जाता है, 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि स्टील का अगर ठोसों का पूछ ले तो सर्वाधिक स्टील में होता है, जिसका 5920 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद होगा, कल मैं आपके लिए ये स्लाइड लेकर आया था, ये वाली। इसमें आपको बताया था कि कालीबंगा कहां पर है। देखो यहां पर लिखा है कि कालीबंगा कहां पर है साथी? राजस्थान में। इसलिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्लास को दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन
आने वाली शिफ्टों में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सामने उदाहरण है। कालीबंगा कहाँ पर है साथी? ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कालीबंगा के अलावा देखो कल आपका लोथल पूछा जा चुका है जो गुजरात में था, आज कालीबंगा, अब हो सकता है कल धौलावीरा पूछ ले, तो धौलावीरा याद रखेंगे गुजरात में, राखीगढ़ी याद रखेंगे हरियाणा में, इसके अलावा मांडा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में, और दैमाबाद पूछेगा तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को याद करना ही करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं। यदि आपने कल की क्लास देखी है तो मैंने आपको यह भी बताया था, हालांकि लिखवा करके नहीं बताया था लेकिन मुझे बोल के बताया था कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं, श्री रमेश बैस जी बन चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे श्री रमेश बैस जी। इसके अलावा एक और प्रश्न याद रखेंगे, बिहार के राज्यपाल बदल चुके हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, असम के बदल चुके हैं गुलाब चंद्र कटेरिया, और केरल के भी बदल चुके हैं श्री मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, याद रखेंगे श्री मोहम्मद आरिफ खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। मणिपुर की बात करें तो अनुसुईया उइके, और मेघालय की बात करें तो श्री फागू चौहान जी बन चुके हैं मेघालय के राज्यपाल। तो आप लोग बदले हुए 12 से 13 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग सरकार के ऑफिशियल पोर्टल को जब लॉन्च करेंगे, आप गूगल पे लिखना कि जो आपके नए राज्यपाल हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो उसमें आपको पहला तिरंगा बन के आएगा, तो वहां से आप लोग इनको याद कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इससे 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है आपका पेपर 50 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 2 नंबर नहीं छोड़ के आना है, आपको याद जरूर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए सर, श्री जीवी मावलंकर। कौन? श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और सर बात करें पहली एलएस का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। सर ये भी पूछ लेगा पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे सर 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन जबकि बात की जाए सर वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, तो यही प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, तो सर 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे श्री ओम बिरला जी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में, यानी कि वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। लेकिन प्रथम की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 किसको दर्शाता है। क्या कहा था, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न के बिना कोई एग्जाम नहीं होता। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे यूपीएससी का हो, उसमें भी डिटेल से पूछ लेगा, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत की एक विडंबना रही थी अस्पृश्यता, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख मिलता है। किसका? अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अस्पृश्यता पर सर्वाधिक पूछले काम किसने किया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर जी ने इस पर सर्वाधिक काम किया था, और अनुच्छेद 17 जोड़ने में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये आपका मौलिक अधिकार भी है, इसलिए अब भारत में छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में ये लिखा गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, तो अभी आपको बताया कि भारत में छुआछूत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद 17 भारत का एक भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत, ये कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। क्या कह रहा था सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो सबसे पहले बात करेंगे कहां पर दी गई, तो 1928 में सरदार पटेल जो थे वल्लभ भाई पटेल जी, ये बरदौली सत्याग्रह कर रहे थे। सर बरदौली सत्याग्रह कहां पर होता है, तो याद रखेंगे गुजरात में होता है। कब होता है? 1928 में होता है। जब इन्होंने ये सत्याग्रह किया तो वहां की महिलाओं के द्वारा, कहां की? सर बरदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, हालांकि ये सरदार नहीं थे, लेकिन बरदौली की महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया था, तो वहां की महिलाओं के द्वारा इनको क्या दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। सर कब दी गई थी? तो 1928 में, ये भी याद रखेंगे। लेकिन एक और प्रश्न देखो, आज पूछा है आपसे सरदार पटेल जी के बारे में, हो सकता है कल नेताजी के बारे में पूछ ले। देखो कल आपसे पूछा जा चुका है कि नेताजी किसकी उपाधि है, अब पूछ लेगा कि नेताजी की उपाधि किसने दी, तो इसको भी याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि की बात की जाए तो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, सर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की जनता के कहने पर दी थी, ये भी याद रखेंगे। जर्मनी की जनता ने सबसे पहले नेताजी कहा था, इसी कारण एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को, एडोल्फ हिटलर ने क्या कहा था, तो नेताजी कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी की जनता के कहने पर हिटलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार की उपाधि इसका राइट आंसर हो जाएगा बरदौली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि
वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? क्या पूछा गया था सर? वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो याद रखेंगे वरुण युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धाभ्यास है। किसका? भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धाभ्यास है और इसमें इंडिया और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, इंडिया और फ्रांस की नौसेना यानी कि नेवी के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास कौन है? तो वरुण है। आपने सुना होगा कि भगवान वरुण किसके देवता हैं? तो जल के देवता हैं। तो इसी प्रकार से याद रख लेंगे, जल का युद्धाभ्यास यानी कि नौसेना का युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा एक होता है गरुड़। तो आपने देखा गरुड़ कहां पर होता है? आसमान में उड़ता है। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच एयर का यानी कि वायुसेना का अभ्यास होता है। कौन सा? गरुड़ युद्धाभ्यास। इसके अलावा शक्ति, तो शक्ति को पता होगा, शक्ति का प्रदर्शन कहां पर किया जाता है? जमीन पर किया जाता है। इसलिए भारत और फ्रांस की इन्फेंट्री यानी कि थल सेना के मध्य, भारत और फ्रांस की थल सेना के मध्य क्या होता है सर? ये आपका शक्ति युद्धाभ्यास होता है। तो तीनों याद रखेंगे, वरुण, गरुड़ और शक्ति, तीनों युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस की विभिन्न सेनाओं के मध्य होते हैं, यानी कि नौसेना, एयरफोर्स और इन्फेंट्री तीनों के मध्य होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर, मित्र शक्ति किस किस के मध्य होता है? तो मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति, भारत का मित्र कौन है? पड़ोसी मित्र श्रीलंका है। तो इसलिए याद रखेंगे श्रीलंका और भारत की सेनाओं के बीच मित्र शक्ति होता है। इसके अलावा सर सिलीनेक्स पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? सिलीनेक्स। तो सिलीनेक्स को भी आप लोग याद रखेंगे, इंडिया श्रीलंका। देखो यहाँ पर आपको एसएल दिखाई दे रहा है, एसएल, एसएल का मतलब होता है श्रीलंका, आईएन का मतलब क्या होता है? इंडिया, और एक्स का मतलब एक्सरसाइज, ठीक है, याद रखेंगे सिलीनेक्स, ठीक है। सिलीनेक्स किस किस के मध्य हो जाएगा सर? सिलीनेक्स हो जाएगा आपका इंडिया और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक नया युद्धाभ्यास अभी हाल ही में शुरू हुआ है, फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स इसी प्रकार, जिस प्रकार सिलीनेक्स लिखा है इसी प्रकार लिखा जाता है फ्रिंजेक्स। क्या लिखा जाता है? फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स में सर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एफआर का मतलब फ्रांस है, आईएन का मतलब इंडिया है। तो फ्रिंजेक्स इंडिया और फ्रांस के सेनाओं के मध्य, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे प्रश्न है। वरुण युद्धाभ्यास की बात कही जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और फ्रांस की नौसेनाएं, ठीक है। अच्छे प्रश्न है, इन सभी को आप लोग याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, इसका खेल कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? तो इसकी शुरुआत 1948 या 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 या 1948 में हुई थी, इसको देख लेंगे आप लोग। और बात की जाए वर्तमान में संतोष ट्रॉफी की, तो भारत की एक प्रसिद्ध फुटबॉल ट्रॉफी है और इसका हाल ही में खिताब, क्वेश्चन पूछेगा 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे, याद रख लेंगे आप लोग, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। किसको? 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब 76वें क्रम की संतोष ट्रॉफी थी और इसका खिताब कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था? क्या कह रहा है सर? 2022 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, इसका खिताब किसने जीता था? तो आप लोग याद रखेंगे सौराष्ट्र के द्वारा इसका खिताब जीता गया था। 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? सौराष्ट्र ने। और किसे हराया था? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र को हराया था। सर किसको हराया था? महाराष्ट्र को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो ये 50 ओवर के प्रारूप में खेली जाती है, यानी कि वनडे का टूर्नामेंट है विजय हजारे, ये भारत का एक घरेलू टूर्नामेंट है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछ लेगा आपसे, तो याद रखेंगे ये T20 का है। किसका? T20 का टूर्नामेंट है और इसको अभी किसने जीता है? 2022 में इसको मुंबई ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली मुंबई ने जीती है, जबकि आपकी विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है साथी? भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो बात करें भारत में शास्त्रीय भाषाओं की, तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं। सर कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पुरानी पूछेगा तो तमिलनाडु बताएंगे, क्या सॉरी तमिल बताएंगे। क्या बताएंगे? तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा है तमिल, ये भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा संस्कृत है, इसके अलावा कन्नड़ है, तेलुगु है और मलयालम है और उड़िया है। देखो इनके पीछे सन क्यों लिखी है, तो याद रखेंगे इन्हीं सनों में इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिल बनी थी, 2005 में संस्कृत और 2008 में 2 बनी थी, कन्नड़ और तेलुगु, 2013 मलयालम तथा 14 में कौन सी? उड़िया। और याद रखेंगे भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है? उड़िया है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 6 शास्त्रीय भाषाएं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य से भी बनता है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने सर? 8 शास्त्रीय नृत्य, उनको भी आगे चल के कवर करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था सर? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की, किसकी? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की सर बात की जाए तो ये आपका कहां पर स्थित हो जाएगा? आपका उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहां पर है? तो ये भी याद रख लेंगे, ये मयूरभंज जिला में। कहां पर?
मयूरभंज में पड़ता है, इसको याद रखेंगे, सिमलीपाल। इसके अलावा बात की जाए, इसके अतिरिक्त उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा सर? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके उड़ीसा में हो जाएगा। इसके अलावा चिल्का झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चिल्का झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपकी रामसर साइड भी है, वन्यजीव भी है, और इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? ये भी आपकी उड़ीसा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सिमलीपाल, भीतरकनिका और चिल्का झील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? क्या कह रहा है? भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? तो सभी को पता होगा ज्योतिर्लिंग क्या होता है। भगवान भोले के जो शिवालय होते हैं, कौन? भगवान भोले के जो शिवालय होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इनमें से भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। कितने? भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा बात की जाए सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ मंदिर है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहां पर सती? जो कि गुजरात में पड़ता है, ये सबसे प्राचीन है। देखो आज पूछा है ज्योतिर्लिंग, तो कल आपसे पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर कौन सा ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना है या नवीनतम है? तो याद रखेंगे सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ मंदिर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। और आपने एक प्रश्न और यहाँ से याद रखेंगे कि 1025 में, यानी कि 1025 में महमूद गजनवी ने इसको 16वें आक्रमण के तहत क्या करा था? जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। 16वें आक्रमण के तहत 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कह रहा है सर? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसको बनाया कब गया था? तो याद रखेंगे इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ था। याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना था? बंगाल में गवर्नर जनरल बना था। और याद रखेंगे यही गवर्नर जनरल आगे चल करके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, किसके? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया, याद रखेंगे। तो ये कौन था पहला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो बात की जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? याद रखेंगे ये था क्लाइव। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ है जो वारेन हेस्टिंग हुआ है। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल हुआ है जो आपका कौन हुआ? विलियम बेंटिक। इसके अलावा भारत का वायसराय हुआ है जो आपका कैनिन हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम हुआ है जो माउंटबेटन हुआ है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कौन हुआ है? तो श्री सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न कह रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? देखो स्टैच्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए आज आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो सर कहां पर स्थित है ये आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? याद रखेंगे केवड़िया गुजरात में। कहां पर? केवड़िया गुजरात में स्थित है कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सर कहां पर है? तो केवड़िया गुजरात में है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, किसकी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और कहां पर है? ये आपकी लातूर महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए सर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भगवान कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। और ये कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, क्योंकि कैंपगौड़ा जो थे उन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी, इसलिए बेंगलुरु में इनके एयरपोर्ट के बाहर क्या की गई है? इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ पीस। क्या याद रखेंगे? स्टैच्यू ऑफ पीस। ये दो है, साथ ही एक आपकी श्रीनगर में है जो कि संत रामानुजाचार्य की है, जबकि एक पाली राजस्थान में है जो आपके जैन मुनि की है। किसकी है? जैन मुनि की है, जो पाली राजस्थान में, जबकि जो श्रीनगर में है वो संत रामानुजाचार्य की है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात की जाए तो ये संत रामानुजाचार्य की ही है और सर से तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पर एक स्टैच्यू फेमस है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। कहां पर सर? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लातूर महाराष्ट्र में, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी बेंगलुरु में हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। इसके अलावा एक और पूछा जाएगा प्रश्न, उसको भी याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ बिलीव। क्या पूछा जाएगा? स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव का मतलब क्या है? विश्वास स्वरूपम। क्या है? विश्वास स्वरूपम, ठीक है। विश्वास स्वरूपम की बात की जाए स्टैच्यू ऑफ बिलीव की, ये राजस्थान में स्थित, ठीक है। ये कहां पर है सर? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे
चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इसका नया नाम क्या हो चुका है। तो याद रखेंगे चंडीगढ़ हवाई अड्डा की बात की जाए सर, इसका नाम हो चुका है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा। क्या हो चुका है सर? शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम हो चुका है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सर सांची के स्तूप की बात की जाए ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सांची का स्तूप की बात की जाए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक मौर्य, मौर्य वंश का प्रतापी सम्राट था अशोक मौर्य। तो याद रखेंगे इसके द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और याद रखेंगे 200 के नोट पर भी, 200 रुपए के नोट पर भी आपका सांची का स्तूप मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन में 200 रुपए का नोट दे देगा, रायसेन नहीं देगा। मध्य प्रदेश ना दे तो रायसेन दे, रायसेन मध्य प्रदेश ना दे तो 200 का नोट देगा, 200 नोट लगा के आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर, यूपीए का पूर्ण रूप क्या है? क्या कह रहा था सर? यूपीए की पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीए की पूर्ण रूप की बात की जाए सर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या है सर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सर इसका मतलब क्या होता है? तो सर 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, किसकी? कांग्रेस की सरकार बनी, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हुआ कि पूर्ण रूप से बहुमत में आ जाए। तो इस तरह क्या हुआ, यूपीए एक गठबंधन किया गया जिसमें भारत की विभिन्न पार्टियों से कांग्रेस के साथ विलय करके सरकार बनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ सर, भारत की विभिन्न पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, डीएमके, सभी पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई थी, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा गया था। और ये कांग्रेस इसमें ज्यादा सीटों से थी, तो इसलिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। ये यूपीए की सरकार 2014 तक चली। कब से कब तक चली? 2014 तक चली थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए सर तवांग मठ की, ये हाल ही में चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि भारत और चीन के बीच यहां पर झड़प हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो तवांग मठ की बात की जाए सर, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है सर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज पूछा गया है तवांग मठ, हो सकता है कल पूछ ले आपसे जोशीमठ। जोशीमठ क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ की जमीन जो थी सर, ये धसक रही थी, नीचे की ओर दब रही थी। ठीक है, जमीन धस रही थी, इसलिए ये चर्चा में रहा था जोशीमठ। और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहां पर है? याद रखेंगे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका तवांग मठ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। तवांग मठ आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और जोशीमठ कहां पर हो जाएगा? सॉरी, मैंने बता दिया शायद, तवांग मठ उत्तराखंड। तो आप याद रखेंगे जोशीमठ उत्तराखंड और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिपिटक हैं? क्या कह रहा है सर? जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो त्रिपिटक यानी कि 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। किसको? बौद्ध साहित्य को। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा सा प्रश्न है, इसको अच्छे याद रखेंगे। सर ये है क्या? तो बौद्ध साहित्य के ये 3 पिटक है। ठीक है, याद रखिए, त्रिपिटक है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युथांग पूछेगा, या फिर इसी का नाम है साथी युमथांग। क्या नाम है? युमथांग नाम है, या फिर युथांग। ठीक है, इसकी बात की जाए सर कहां पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, तो इसको नोट कर लेंगे, हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा याद रखेंगे शांत घाटी कहां पर है सर? ये केरल में है, जैसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन घाटी यानी कि सिलिकॉन वैली कहां पर है? ये कर्नाटक के बेंगलोर को कहा जाता है। किसको? कर्नाटक के बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। इसके अलावा शांत घाटी केरल में है, और युथांग घाटी सर कहां पर है? ये आपकी सिक्किम में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, युमथांग या फिर युथांग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो श्री अशोक गहलोत जी वर्तमान में राजस्थान के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री है। किसकी तरफ से? यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा के सीएम श्री माणिक साहा जी। कौन? श्री माणिक साहा जी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि फरवरी में बने हैं अभी। ठीक है, याद रखेंगे इनको भी। अशोक गहलोत कांग्रेस आपके कहाँ के हो जाएंगे सर? राजस्थान के हो जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा की बात की जाए आपके माणिक साहा हो जाएंगे, और ये आपके बीजेपी से है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है सर, डक शब्द किस खेल से संबंधित है? डक शब्द की बात की जाए सर, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। और सर क्रिकेट में ये क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट में 0 पर आउट हो जाता है, कहां पर? 0 पर आउट हो जाता है, तो उसे डक कहा जाता है।
इसे डक कहा जाता है, या कभी कभी इसी को गोल्डन डक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गोल्डन डक कह देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, गोल्डन डक या फिर डक, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। जब कोई खिलाड़ी शून्य पर आउट हो जाता है तो क्या कहते हैं? डक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपसे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या पूछा था सर? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात की जाए जलवायु परिवर्तन सूचकांक की, तो सर इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। कौन सा? 8वां स्थान। और ये भी याद रखेंगे, जो शीर्ष 4 स्थान है, कौन से? जो आपके शीर्ष 4 स्थान, यानी कि प्रथम 4 स्थानों पर कोई देश नहीं है। क्या नहीं है? कोई देश नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत आपका कौन से स्थान पर? 8वें पर है, और शीर्ष में कोई, शीर्ष 4 स्थानों पर कोई देश नहीं है। ठीक है, और पिछले साल भारत इसमें 10वें स्थान पर था, ये भी याद रखेंगे। पिछले साल 10वें पर था, लेकिन वर्तमान में आपका 8वें पर है। लेकिन ये भी याद रखेंगे, प्रथम 4 स्थानों पर कोई नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए ये इस क्वेश्चन से पता चलता है कि आप लोग सूचकांक वाली क्लास एक जरूर ज्वाइन कर लेंगे किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सूचकांक जरूर देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लगा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो इनको हर कोई जानता होगा, ये क्रिकेट के बादशाह हैं। ठीक है, याद रखेंगे, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था, कंटीली झाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? कंटीली झाड़ियां क्या होती हैं सर? तो याद रखेंगे, जब मरुस्थल की जो वनस्पति होती है, कहाँ की? मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? कंटीली झाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाएगी? तो मरुस्थल आपका राजस्थान में, इसलिए सर्वाधिक बात की जाए कहाँ पर मिलती है आपकी सर्वाधिक कंटीली झाड़ियां? राजस्थान में मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, एलबीडब्ल्यू का किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा था? एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। क्या होता है सर? लेग बिफोर विकेट इसका अर्थ होता है, और ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। यानी कि गेंद जब विकेट में लगने से पहले पैर से टकराती है या किसी हिस्से से टकराती है, तो याद रखेंगे आपकी क्या कहा जाता है? एलबीडब्ल्यू कहा जाता है, यानी कि विकेट में लगने से पहले पैर में लगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर दांतों के चेकअप के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? क्या कह रहा है सर? जो डॉक्टर होता है जब दांतों का चेकअप करता है तो इसका में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? जब साथी डॉक्टर आपका दांतों का चेकअप करता है तो इस समय ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। देखो, किसका? अवतल दर्पण का। दांतों का ही नहीं, अपितु आंख का या कान का या नाक का या गले का, किसी का भी चेकअप करेगा तो उसमें किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। डॉक्टर के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये प्रश्न कल आपसे करवाया था, हालांकि लिख के नहीं लाए थे, मुझे बोल के बताया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था। इसके अलावा इन्होंने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। कौन सा? दिल्ली चलो नारा दिया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, इसको भी याद रखेंगे। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। दिल्ली चलो को नारा दिया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, और यह भी कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो आसान प्रश्न था, 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर इसकी स्थापना के समय किसके वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे, डफरिन था। इसकी जब स्थापना हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। इसलिए कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे, WC बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष था। कौन था? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में की गई थी, जो कि एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी याद रखेंगे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना 28 दिसंबर 1885। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था आपसे, हड़प्पा सभ्यता में खिलौनों को किस नाम से जाना जाता था? क्या कह रहा है? जो हड़प्पा सभ्यता थी सर, यहाँ पर खिलौनों को किस नाम से जानते थे? तो याद रखेंगे, जो खिलौने बने होते थे मिट्टी के, किसके? जो मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं, इसको टेरिकोटा नाम दिया है। क्या नाम दिया है सर? टेरिकोटा नाम दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, टेरिकोटा का GI टैग किसके पास है? क्या पूछेगा सर? टेरिकोटा का GI टैग किसके पास है? किसके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो याद रखेंगे सर, ये किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो स्थान है आपका, कौन सा? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में टेरिकोटा के खिलौनों का GI टैग मिलता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के खिलौने थे उनको क्या कहा गया था सर? टेरिकोटा कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और टेरिकोटा का GI टैग उत्तर प्रदेश गोरखपुर को प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न पूछा था अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था सर? अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो आप प्यारे साथी सभी याद रखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो भारत के गुजरात, गुजरात के अलावा राजस्थान, राजस्थान के अलावा हरियाणा, हरियाणा के अलावा और दिल्ली, कहां पर? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान में, इसलिए आपको ऑप्शन राजस्थान दिया होगा। यदि राजस्थान नहीं दिया था तो गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा। तो याद रख लेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला 3 राज्य और 1 यूटी में फैली हुई है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी याद रखेंगे वर्तमान में श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में 50वें क्रम के, ये भी याद रखेंगे 15th क्रम के, कौन से? 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसके अलावा बात की जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री हरिलाल जे कानिया। कौन थे सर? हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हीरालाल नहीं, आपको ऑप्शन में हीरालाल भी देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हरिलाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। इसके अलावा पूछ सकता है 49वें कौन थे? तो याद रखेंगे 49वें थे आपके जस्टिस उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित 49वें क्रम के थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे सर पूछा था ममता बनर्जी भारत की किस पार्टी से संबंधित है? क्या है सर? ममता बनर्जी भारत की किस पार्टी से संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे जो ममता बनर्जी जी थी ये पहले कांग्रेस की सदस्य हुआ करती थी। किसकी? लेकिन 1999 में कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस है, कौन सी? तृणमूल कांग्रेस है, इसका गठन किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी जी के द्वारा वर्ष 1999 में कांग्रेस से अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था और तब से यह उसकी क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। यह पार्टी पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। यह भी याद रखेंगे जो तृणमूल कांग्रेस है ये पश्चिम बंगाल में जो आपकी है सर्वाधिक सक्रिय है। इसके अलावा ये पहले आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में इसको तृणमूल की जो कांग्रेस है इसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है और वर्तमान में आपकी 6 राजनीतिक पार्टियां बची हैं। और जो आम आदमी पार्टी है इसको भी आपका किसका? राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सक्रिय तृणमूल है और 1999 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो सभी याद रखेंगे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है भगवान महात्मा बुद्ध को माना जाता है। किसको? भगवान महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? देखो, पूर्ण रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है तो ये अपने हाथ में नहीं, पता नहीं कौन सा पूछ ले। तो याद रखेंगे डीआरडीओ की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या तो इंग्लिश में दिया होगा या फिर इंग्लिश में नहीं दिया था तो याद रखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यदि हिंदी में दिया था तो याद रखेंगे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका हिंदी में है, तथा इंग्लिश में क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो सर इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत। कौन है? समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, इसको भी याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपसे भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? क्या पूछा था सर? भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? तो बात करेंगे भारत के पहले सैटेलाइट की तो ये आपका आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था, जैसे सोवियत रूस ने, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसको लॉन्च सर किसने किया था? तो सोवियत रूस ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, पहला आर्यभट्ट था और इसको लॉन्च किसने किया था? तो सोवियत रूस ने। लेकिन करंट अफेयर से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसको भी याद रखेंगे। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, क्या पूछा जा सकता है? भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, तो याद रखेंगे ये विक्रम एस है। कौन सर? ये विक्रम एस है, प्राइवेट रॉकेट, और इसे स्काई रूट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? स्काई रूट कंपनी, जो कि ये हैदराबाद की एक प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सी? स्काई रूट जो है ये हैदराबाद की एक प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है। इसको विक्रम एस के नाम से पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर G20 का थीम क्या है? क्या पूछा था? G20 का जो थीम वाक्य है ये क्या है? तो याद रखेंगे G20 की बात की जाए तो 2023 में, कब सर? 2023 में इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इसको याद रखेंगे। और इसकी थीम की बात की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा सर? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और इसकी थीम की बात की जाए इंग्लिश में इसका अर्थ क्या होता है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या होता है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि धरती ही पूरा परिवार है। ठीक है, धरती ही पूरा परिवार है, इसको याद रखेंगे। और सर ये लिया कहाँ गया है?
तो उपनिषदों में एक आपका महा उपनिषद है। कौन सा? महा उपनिषद। इसको याद रखेंगे। ये कहाँ से लिया है? महा उपनिषद से लिया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका अर्थ होता है यानी कि धरती पूरा परिवार है, और महा उपनिषद से लिया गया है। 2023 में इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखेंगे साथ ही साइंस के पूछे गए प्रश्न। तो साइंस के पहले प्रश्न में आपसे पूछा है अम्ल का स्वाद किस तरह से व्यवहार करते हैं। अम्ल स्वाद में किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। और एक और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। तो दोनों एक ही प्रश्न में देखेंगे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, कल भी बताया था कि खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं सर? ये कल बताया था आपको। जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसके अलावा क्षार की बात की जाए तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे, या फिर इसी को कहते हैं तीखे। कैसे? तीखे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वाद में खट्टे अम्ल होते हैं, जबकि स्वाद में कड़वे या तीखे कौन होते हैं? आपके क्षार होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। क्या कहा था? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग याद रखेंगे, जब देखो लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है सर, उसमें क्या दोबारा से उस तरह की धातु प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जंग लगती है? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब कोई चीज पुनः अपनी अवस्था में न लौटे तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जंग लगना एक प्रकार से क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जब जंग लगने से हमें बचाना है तो क्या करेंगे? इसमें जस्ता की परत चढ़ाएंगे। किसकी सर? जस्ता की परत। इसको भी नोट कर लेंगे, कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जस्ता की परत चढ़ाते हैं। ठीक है। और ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। जब जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो यह प्रक्रिया आपकी गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। और जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है आपकी जंग लगना। और एक क्वेश्चन और भी याद रखेंगे, जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा जब लोहे में जंग लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे उसमें क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या कह रहा है सर? जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो याद रखेंगे जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो ये सदैव कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा। जब हम अपने दर्पण में देखते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? सीधे दिखाई देते हैं। और कैसे होते हैं? और आपके क्या होता है? आभासी दिखाई देते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे पार्श्व उल्टा। क्या होता है? पार्श्व उल्टा और दिखाई देता है। कैसा? पार्श्व उल्टा। सर पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? यानी कि जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट दिखाई देगा, और जो आपका राइट होगा वो लेफ्ट दिखाई देगा। इसका मतलब होता है पार्श्व उल्टा। ठीक है, आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर टेडपोल का संबंध किससे। क्या पूछा था? टेडपोल का संबंध किससे है। तो टेडपोल की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। इसको याद रखेंगे, उभयचर प्राणियों को दर्शाता है। जो सर टेडपोल होता है ये किसको दर्शाता है? उभयचर प्राणियों को। और उभयचर क्या है? तो आपको ऑप्शन में मेढक जरूर दिया होगा। क्या दिया होगा? मेढक। ठीक है, उभयचर आपका प्राणी मेढक है, इसलिए टेडपोल का संबंध किससे हो जाएगा? मेढक से हो जाएगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? आपका मेढक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सभी को पता होगा जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। इसमें क्या करते हैं? वो CO2 ग्रहण करते हैं, और इसके अलावा उत्सर्जित क्या करते हैं? O2 इसको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर पौधों में प्रजनन का अंग कौन सा होता है। तो याद रखेंगे जो पुष्प होता है, यानी कि जो फूल होता है आपका, क्या होता है? फूल होता है, फ्लावर। इसमें क्या होता है? आपका ये पौधों का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आपने सुना होगा नर पुंकेसर। क्या सुना होगा? इसको नर जो होता है इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और इसके अलावा जो आपका स्त्री होता है, जो स्त्री भाग होता है यानी कि मादा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, मादा भाग क्या होता है सर? स्त्री केसर। और नर भाग क्या होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, और पुष्प आपस में इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे यानी कि फल का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या बनता है आपका? पौधों में प्रजनन इसी प्रकार से होता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन अम्ल नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? अम्ल नहीं दिया गया था। तो याद रखेंगे जो अम्ल होते हैं उनमें से ऑप्शन आया था शायद सिरका आया था। क्या आया था सर? सिरका आया था। तो सिरका क्या है? तो एक प्रकार का ये अम्ल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस पत्र होता है, जो आपका नीला लिटमस पत्र होता है इसको क्या कर देता है? अम्ल लाल कर देता है। जबकि जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को, इसको लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले कर देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्षार में भी आपका कोई ऑप्शन दे सकता है, तो याद रखेंगे क्षार। एक दो उदाहरण आप याद कर लेंगे।
जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से सिरका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सर, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? क्या कह रहा है सर, जब जो पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं कहाँ से करते हैं? याद रखेंगे, इसमें जो पत्तियां होती हैं पौधों की, जो सर पत्तियां होती हैं, इस पत्तियां, ये पत्तियों में क्या होता है, जिसमें बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, पत्तियों को यदि आप जूम करके देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, तो इसमें बड़ी संख्या में छेद दिखाई देंगे, और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं, पत्तियों से। ऑप्शन के हिसाब से पत्तियां राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में पत्तियां न दे तो याद रखेंगे रंध्र। क्या होता है, रंध्र। रंध्र से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये 3 दिन से ये क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। मादा युग्मक, नर युग्मक, ये 3 दिन से बराबर रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। मादा युग्मक की बात करें सर, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। इसके अलावा नर युग्मक की बात करें तो शुक्राणु होता है। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, अंडाणु मादा युग्मक होता है तथा नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। ये बार बार 3 दिन से आपका रिपीट हो रहा है। कितने दिन से सर, 3 दिन से बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हो सकता है कल भी रिपीट हो जाए। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे कुछ नहीं मांगते, एक निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार से दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। और आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत ज़्यादा मेहनत रखती है साथी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं कल। जय हिंद।